अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम 2019 का रावलपिंडी बोर्ड का जो पेपर है क्लास 11 फर्स्ट ईयर क्लास 11 फिजिक्स का, उसे हम जो है डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। क्लास 11 फिजिक्स 2019 सॉल्व एमसीक्यूज रावलपिंडी बोर्ड। अच्छा, एमसीक्यूज के निशान लगा के दे देना कि भाई इसका ये आंसर है, ये आई थिंक सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जाहिर है अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये तो नहीं है ना कि आपने रट्टे लगा लेनी है कि जिसका ये आंसर है उसका ये आंसर है। ये वैल्यूज जो है जब बदल जाती हैं, एमसीक्यूज की वैल्यूज चेंज कर देते हैं या एमसीक्यूज को चेंज कर देते हैं, तो उससे आपको जो है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर कोई भी जो एमसीक्यू है उसका जो आंसर है वो आंसर क्यों है, दूसरा आंसर क्यों नहीं है, आखिर चार आंसर दिए हैं उसमें से ये आंसर क्यों है, ए ऑप्शन क्यों है यहाँ पे, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है। जाहिर है बहुत सारे जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, या फिर उसके अलावा जो है कुछ ना कुछ कोई बात होती है, कोई उसकी थ्योरी होती है। तो अगर वो आपको पता नहीं है तो फिर आपके एमसीक्यू का जो आंसर है वो आप अब अगर ये सारे के सारे एमसीक्यूज रट के चले जाएं, हो सकता है एक या दो एमसीक्यूज इसमें से आ जाएं दोबारा, लेकिन ये सारे के सारे एमसीक्यूज तो दोबारा नहीं आएंगे। वो जाहिर है चेंज करेंगे। वो जो पेपर बना रहे हैं बैठे में, वो भी तो इतने पागल नहीं है कि पिछला पेपर उठा के दे देंगे। तो ये जो पिछले सालों के एमसीक्यू सॉल्व करके जो हम देते हैं जो टीचर्स, इसका मकसद क्या होता है कि एक तो आपको जो है आपका जहन खुल जाए कि किस किस्म के जो एमसीक्यूज हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि इससे आपको पता चल जाता है ना कि किस किस्म के एमसीक्यूज आ रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको चाहिए कि जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पिछले पेपर्स में, आप उन्हें समझ के करें, ताकि उनसे मिलते जुलते वैल्यूज चेंज करके भी अगर कोई एमसीक्यू आता है तो वो आपको आता हो। अच्छा चले, हम जो है ना टाइम नहीं वेस्ट करते। पहला जो एमसीक्यू है, ये पहला एमसीक्यू है, मैस इज हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ। ये मैस इज हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी क्यों लिखा हुआ है भाई? इसलिए कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है ना। आइंस्टाइन ने कहा था कि हम एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी मैस में और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए मैस क्या है, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी, ये याद रहेगा कि एनर्जी का किससे ताल्लुक है, मैस से ताल्लुक है। किसने बताया था? आइंस्टाइन ने बताया था। सेकंड एमसीक्यू है, डायमेंशन ऑफ जी अपॉन एल। ये थोड़ा सा मिटा हुआ है लेकिन ये असल में इसने दिया हुआ है इस तरह, स्क्वायर रूट के अंदर जी अपॉन एल दिया हुआ है। तो ये जी की यूनिट क्या होती है? जी की यूनिट होती है एम एस माइनस टू, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? एम। ये स्क्वायर रूट है। अच्छा, एम से एम काट दो, ये एस की पावर माइनस टू है ना। एस की पावर, अच्छा एस की पावर माइनस टू का मतलब चले डायमेंशन लिखते हैं तो टी की पावर माइनस टू कर लें। जब ये निकलेगा स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर है ना, जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? टी की पावर माइनस वन। तो बेसिकली जो है हमारे पास इसकी जो डायमेंशन है इसकी, वो है टी की पावर माइनस वन। अब यहाँ और देख लें किसकी डायमेंशन टी की पावर माइनस वन है। टाइम पीरियड की तो टी होती है, टी की माइनस वन नहीं होती। टॉर्क की तो जो है ना न्यूटन मीटर है ना, इसकी तो करके इस तरह नहीं आएगी। टाइम जरा, टॉर्क में और भी चीजें आ रही हैं। फोर्स में भी जो है ना वो अगर हम फोर्स देखें, फोर्स की वैसे हम निकालते हैं ना एफ इज इक्वल टू एम में। तो एम की क्या होती है? एम की यूनिट होती है केजी होती है। सही है, मैस है एम। और ए की यूनिट होती है एल टी माइनस टू, तो ये भी नहीं है। तो वैसे आपस की बात है कि अगर आप जो है सारा करते जाएं तो आपको पता चलेगा कि यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो पीछे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच गया, अगर आपको नहीं भी पता। ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, सेकेंड है ना। तो ये सेकंड नीचे है, तो जब ऐसे लिखेंगे तो रेडियन एस माइनस वन पर सेकेंड ऊपर आ जाएगा, और इसकी जगह मैं टाइम लिखूंगा टी की पावर माइनस वन। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है वो भी टी की पावर माइनस वन होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? टी की पावर माइनस वन डायमेंशन होती है। और ये जी अपॉन स्क्वायर रूट जी अपॉन एल की भी यही होती है। बेशक निकाल के देख लिया, अभी मैंने आपको करके दिखाया। अच्छा, इसमें मैंने आपको क्या दिखाया कि जी की यूनिट जो है ना, जी एक्सेलरेशन है ना, एम एस माइनस टू है, और ये जो एल है लेंथ है, ये एम है। मैंने पहले यूनिट्स लिखी हैं ताकि जो कट रहा है वो कट जाए। अब एस की पावर माइनस टू है, एस की पावर माइनस टू, सेकेंड की पावर माइनस टू, मैंने टी की पावर माइनस टू करके, अब ये माइनस रहेगा इसके, क्या करेगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट लेंगे, तो टी की पावर माइनस वन आ जाएगा बाहर।
ठीक है जी। अच्छा, आई थिंक काफी हो गया ये। आगे है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। ओए होए होए होए, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये वाई एक्सिस है। वो कह रहे हैं 30 डिग्री जो है ना, ये जो फोर्स है ये 30 डिग्री बना रही है ये वाई एक्सिस के साथ। भाई हमें वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं चाहिए, हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए। हमें जो एंगल चाहिए होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ चाहिए होता है। तो अगर वाई के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एक्स के साथ कितना बना रहा होगा, 60 बना रहा होगा। टोटल होता है 90 होता है एक्स और वाई के दरमियान। तो हमें उसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो 30 नहीं है, 30 वाई एक्सिस के साथ है, एक्स एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री होगा। क्या मालूम करना है, एक्स कंपोनेंट एफ एफ जो है ना, एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एफ कॉस थीटा। एफ कितना है, 10 न्यूटन। कॉस कितना मालूम करना है, 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 0.5। मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 5 न्यूटन आंसर आ गया। चलिए जी, ये आंसर है। ठीक है जी। तो इसमें उसने घुमाने की कोशिश ये की थी। बच्चे होते हैं ना जल्दी में देखते हैं, ये आते हैं हाँ हट ये तो बहुत आसान है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ओ भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा तो है, लेकिन ये एंगल में जब उसने यहाँ वाई एक्सिस लिख दिया है, इस पे भी तो गौर करो। एंगल हमें किसके साथ चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ चाहिए, वाई एक्सिस के साथ नहीं चाहिए। तो अगर उसने वाई एक्सिस के साथ एंगल दे दिया है तो टोटल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 में से 30 निकाल दो। कैसे, वो मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई सही है, ये इस तरह है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यूं है, ये एंगल क्या है, 30, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना, ये 60 हो जाएगा। तो 90 में से 30 निकाल दो। अच्छा चलें, अगले अगले उस पे चलते हैं। 4 एमसीक्यू है, इन विच कोऑर्डिनेट वेक्टर दिस लाइज। भाई ये क्या होता है, ये जो आई के आई वाला जो है ना, ये आई, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट बना लो भाई, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। जब एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो ये जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों नेगेटिव है ना, ये दोनों नेगेटिव है। आई के साथ भी -2 है और जे के साथ भी, ये दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ये क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लें अपने कॉन्सेप्ट। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड, अच्छा जी, अब ये न्यूमेरिकल है। टाइम कितना है, 1 सेकंड है। जब छोड़ा था ऊपर से तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह जी आ गया। ठीक है जी, एस, वी आई तो 0 थी, टाइम 1 सेकंड था, प्लस हाफ, जी की वैल्यू कितनी है जी, 9.8, और टी की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये 9.8 को 2 से डिवाइड करें, 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जनाब जो है ना एस आ जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में आपने क्या करना था, टाइम 1 सेकंड लेना था, और एक्सेलरेशन की जगह जो है ना आपने जी लेना था 9.8। सॉल्व करना था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर की एक ही जगह जी रखना था, तो आपका ये आंसर आ जाना था। ठीक है जी, इस तरह के अगर वो कल को जो है ना आ जाएगा तो वो 2 सेकंड कह देगा, 3 सेकंड कह देगा, फिर आपने क्या करना है, आपको मेथड आना चाहिए ना, ना कि आप 4.9 रट्टा लगा के रखें और कल को जब आए तो आंसर ये करना और आप 4.9 लगा के आ जाओ। रट्टे नहीं मारने हैं, समझना है। चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल, भाई जीरो पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम लोग हैं, हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी, हम कहाँ, हमारे पास क्या चॉइस है कि हम क्या कहें कि जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ होगी, जाहिर है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जमीन पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे होगी ना जीरो पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास यही चॉइस है। इन्फिनिटी पे जाके हमने क्या करना है, क्यों लेनी है हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी, या जो है ना आर्बिट्री का मतलब होता है कि कोई फिक्स बात ही ना हो। और जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्यों लेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लेंगे ना भाई। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गए। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो प्लीज इसको ना, वो इसकी यूट्यूब पे जाके सेटिंग में ऑप्शन होता है इसकी, वो कर लीजिएगा जो है ना, स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। मैं
अपना स्टाइल है उनकी करिए फिर। अच्छा 2 डिग्री इक्वल, ओ भाई 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन के। ठीक है 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई अपॉन 180 रेडियन के। 1 डिग्री सही है। 2 डिग्री इसके इक्वल होगा। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैंने क्या किया, पहले मेरे पास था, पहले एक्सप्रेशन थी क्या थी, शुरू जो स्टार्टिंग 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस सही है। अच्छा अब मैंने यहाँ 1 डिग्री लिखना है, 1 डिग्री लिखना है, तो ये जो 180 है वो 180 जो है ना यहाँ से ये 180 क्या करेगा, पाई के नीचे चला जाएगा। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड में चली जाएगी सही है। यहाँ 1 रह गया, ये आ गया जी 1 डिग्री का ये आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए 2 डिग्री। चले मैं पहले, आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले 1 डिग्री का आंसर मालूम कर लें, जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 डिग्री आ जाएगा। या यहाँ पे समझिए कि अभी आंसर ही आया हुआ है, अब आपको 2 डिग्री करना है ना, तो आप क्या करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 डिग्री क्या आ जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा 2 पाई अपॉन 180 रेड, सही है, ये इतना रेडियन आ जाएगा। अच्छा ये 2 पाई, पाई क्या होता है, पाई होता है 3.14 अपॉन 180। ठीक है जी कैलकुलेटर पकड़े, मैं भी अपना कैलकुलेटर जो है ना अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से देख लेता हूँ मैं। अच्छा कैलकुलेटर मैंने पकड़ा, मैंने कहा जी 2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है जी ये आ रहा है 0.0348। क्या आंसर आ रहा है? 0.0348। तो भाई 0.035 हो गया ना ये वाला, ये आंसर आ गया। ठीक है हमने सॉल्व किया। अच्छा इससे आसान तरीका मेरे भी जहन में आया है यार, मैं 180 आमतौर पे ना 180 डिग्री का करते हैं ना, ये रेडियन डिग्री का चक्कर हो तो लेकिन अगर आप जो है ना शुरू से ही आप ले लो कि भाई 360 डिग्री जो है ना वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है, 2 पाई रेडियन के इक्वल है। ठीक है तो आप इसको भी 180 से डिवाइड कर दो, इसको भी 180 से डिवाइड कर दो, तो इसको 180 से करोगे तो क्या आएगा, 2 डिग्री आ जाएगा। भाई 180 360 का आधा होता है ना, और यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। बहरहाल जैसे भी करो यार, बस करो, किस तरीके से आपको करना आना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड अलोंग, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो सर्कल के अंदर की तरफ होती है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, कोई भी चीज जो घूम रही होती है ना उसको सर्कल के अंदर घुमाती रहती है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा रही होती है, उसको मजबूर कर रही होती है कि वो सर्कल में घूमे, सही है। तो वो जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होती है, टुवर्ड्स दी सेंटर। अब मुझे ये बताओ एक चीज यहाँ पे मौजूद है और उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ, तो वो ये जो इस लाइन पे आएगी ना, तो ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस आंसर है इसका, अलोंग रेडियस होती है, सही है। टुवर्ड्स सेंटर होती है, अगर यहाँ अलोंग की जगह टुवर्ड्स लिखा होता, टुवर्ड्स, तो फिर टुवर्ड्स सेंटर होती। ये अब अलोंग लिखा है तो अलोंग रेडियस होती है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना किसी फ्लूइड के अंदर, जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, वो नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है। जरा पानी में आप कोई चीज फेंकोगे तो वो जल्दी चली जाएगी, शहद के अंदर किसी गाढ़ी चीज के अंदर अगर आप कोई चीज फेंकोगे तो वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता वो चीज मूव करती हुई जाएगी, गाढ़ा होगा ना। तो नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है टर्मिनल वेलोसिटी। रडार सिस्टम जो है, रडार सिस्टम में इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, मैग्नेटिक नहीं होता, मैकेनिकल केमिकल नहीं होता, डॉपलर इफेक्ट है। ये आपकी जो है ना कि भाई अगर कोई चीज करीब आ रही है या दूर जा रही है तो लिसनर और उसका जो है ना तो उससे फर्क पड़ता है। तो रडार में भी जो है ना डॉपलर रडार्स होते हैं, डॉपलर इफेक्ट होता है रडार में इस्तेमाल। ठीक है जरूर, मगर और भी रडार हैं जिनमें डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, सही है। इको इको सिस्टम इस्तेमाल होता है कि वेव्स जाती हैं और टकरा कर वापस आ जाती हैं और हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन डॉपलर इफेक्ट पे भी बेस करते हैं रडार, रडार सिस्टम में डॉपलर इफेक्ट वाले रडार भी मौजूद हैं जो डॉपलर इफेक्ट पे काम करते हैं। तो बाकी अगर मुझे ना भी पता होता ना, मैं कहता यार ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अच्छा सियाने कहते हैं ना, जो अच्छे यानी जो पुराने टीचर थे वो ये कहते थे बेटा एमसीक्यू में क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता कि करेक्ट आंसर कौन सा है तो आप फिर ये ढूंढो कि वो कौन सा आंसर है जो हो ही नहीं सकता, यानी रॉन्ग आंसर ढूंढो। तो आप फिर क्या करते हो, आप कहते हो यार ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पीछे सपोज दो बच गए, तो उस दो में चलो बंदा अकड़ बक्कड़ कर लेता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो है ना जो वो होता है जो या टॉस कर लेता है या आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ के उंगली रख लेता है, व्हाटसोएवर। नहीं ऐसा नहीं करना। मकसद जो है ना स्टडी करनी है, ठीक है, पढ़ के जाना है, अच्छी तरीके से समझ के जाना है और अच्छे नंबर लेने हैं। और खुदा के लिए जो है ना आप लोग मेहनत करें, पढ़ें और
जो है वो आपके पेरेंट्स को जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है उन पे आप पूरा उतरे। अच्छा, एल अपॉन जी और एम अपॉन के, इनका क्या सेम है? न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, डैम्पिंग नो, टाइम पीरियड नो, यूनिट यूनिट क्यों सेम है भाई? देखो, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। और भाईजान ये 2 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती ना, 2 पाई की तो यूनिट है ही नहीं, 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। तो ये जो एल अपॉन जी है और ये जो एम अपॉन के है, इसकी यूनिट क्या है? एल, यहाँ स्क्वायर अंडर रूट एल अपॉन जी की यूनिट क्या है? सेकंड। क्यों? टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड होती है। अंडर रूट एम अपॉन की यूनिट क्या है? सेकंड। क्यों? क्योंकि टी की यूनिट सेकंड, टाइम पीरियड। ये दोनों टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आते हैं ना, और 2 पाई की यूनिट होती नहीं है, तो इसलिए इन दोनों की क्या चीज सेम है? यूनिट सेम है। और ये दोनों क्या चीजें हैं? अगर इन दोनों की, इसके शुरू में 2 पाई लगा दो और इसके शुरू में 2 पाई लगा दो, तो ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले हैं। ठीक है जी। ऑन लोडिंग द प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क द वैक्स, अगर हम वैक्स लगाते हैं, ये मोम लगाते हैं उसके ऊपर, प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर, तो जाहिर है उसका वजन ज्यादा हो जाएगा, उसका मैस ज्यादा हो जाएगा। जब मैस ज्यादा हो जाएगा वो भारी हो जाएगा, सही है ना? तो जब बंदा खाना शाना खा लेता है ना, फिर जरा वो भारी हो जाता है, फिर वो उससे मूव नहीं होता। तो इसी तरह जब प्रोंग जो है ना उसके ऊपर वैक्स लगा देंगे ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। वो पहले ज्यादा हिल रहा था ना, अब कम हिलेगा, अब कम मूव करेगा। प्रोंग को हम ऐसे मारते हैं ना किसी चीज पे, फिर वो ऐसे वाइब्रेट करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी अगर हम उसके ऊपर वैक्स लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उसका मैस बढ़ जाएगा। फ्रिंजेस, अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीजेस, फ्रिंज स्पेसिंग जो है ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर में है। फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या था? मेरा ख्याल है लैम्डा एल अपॉन डी था, ऐसे ही कुछ था। ठीक है। अच्छा, ये लैम्डा जो है ना ऊपर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फ्रिंज स्पेसिंग जो है ना बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी? जाहिर है तब बढ़ेगी जब लैम्डा बढ़ेगा, सही है। तो लैम्डा किसका ज्यादा है? लोएस्ट ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर की तो कोई कहानी नहीं है ना, सही है। ब्लू लाइट और रेड लाइट, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ब्लू लाइट की कम होती है। तो क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो जाहिर है फिर आपकी जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हम रेड लाइट यूज करेंगे तो लेमडा बढ़ जाएगा। जब लेमडा बढ़ जाएगा, फॉर्मूला था ना फ्रिंज स्पेसिंग का, लेमडा एल अपॉन डी, तो अगर लेमडा बढ़ेगा तो फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ेगी। ठीक है। वेवलेंथ जो है ना इसकी, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास बस शुक्र है अल्लाह का थोड़े से एमसीक्यूज रह गए हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आई, खुदा के लिए मुझसे जो है ना, मेरे फेसबुक पेज जो है FBI सॉल्ट पास पेपर्स का जो है ना, ऐप जाके लिखें तो पेज मेरा आ जाएगा फेसबुक पे। वहाँ जो है ना कॉन्टेक्ट अस पे जाके, वो मैसेंजर पे जाके मुझे मैसेज कर दें, या फिर जो है वो इस यूट्यूब में कमेंट्स में जो है ना लिख दें कि फलां MCQ की समझ नहीं आई, शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझा दूं। सोप फिल्म शोज कलर्स, ये जो साबुन होता है ना, साबुन, उसमें जो है ना वो जो बुलबुले होते हैं उसमें कलर्स आ रहे होते हैं, किस वजह से? इंटरफेरेंस की वजह से कलर आ रहे होते हैं। बस ये याद करने, ये बात है याद करने वाली, सही है। सो फिल्म शोज कलर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस इज 6, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। देखो यहाँ इस MCQ में तुझे गलती की हुई है। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है यार, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है M इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है शायद। ये डी जो है ना, डी, इसको नियर पॉइंट भी कहते हैं या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो डी होता है ना ये 25 सेंटीमीटर होता है। डी जो है ना ये 25 सेंटीमीटर है, डी, सही है। अच्छा, अब एम वो कह रहा है कि 6 है। ये जी मैंने एम की जगह 6 रखा, 1 प्लस, और ये डी की जगह जो है ना 25 रखा सेंटीमीटर। अच्छा, और ये एफ मुझे नहीं पता, एफ मुझे मालूम करना है। इस 1 को मैं वहां ले जाऊंगा, 6 में से 1 निकाल दूंगा, ये 5 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब ये क्या करूंगा, ये 5 और एफ इन दोनों की जगह चेंज कर दूंगा। एफ को 5 की जगह ले जाऊंगा और 5 को एफ की जगह ले आऊंगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दूंगा, इन दोनों की। तो 5 1 से 5, 5 से 25। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई जनाब? 5 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ गलती क्या की इन्होंने, इन जालमों ने? फोकल लेंथ दी हुई है भाई, यूनिट भी तो लिखो, रावलपिंडी बोर्ड वालों, इन सब के साथ यूनिट भी तो लिखो। तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा, यूनिट है ही नहीं, 5 लिखा हुआ है भाई, 5 सेंटीमीटर ना, मीटर थोड़ी होगा 5। ठीक है, ये ऑप्शन है, मैंने आपको करके दिखा दिया। फॉर्मूला मैं फिर लिख रहा हूँ, M इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। डी की जगह क्या लिखना है? 25 सेंटीमीटर।
m जो है क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। m की जगह 6 लिख देना है, m की जगह 6 लिख दो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, द एसआई यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट की एसआई यूनिट, ये जी प्रेशर आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, मीटर क्यूब। तो भाईजान, ओ सॉरी, मीटर क्यूब, सही है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। आसान, यूनिट्स लिखनी थी ना। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर। चले यूं कर लें, -2 कर लें, नीचे लिखो, ऐसे -2 लिख दो या नीचे करके लिख दो, एक ही बात है। अगर मैं फर्ज करेंगे -2 नहीं लिखता, मैं यहाँ पे यूं लिखता हूँ, ये की बात है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ये 3 दफा लिखा हुआ है मीटर, ये 2 दफा लिखा है, 2 दफा से 2 दफा कट गया, 1 दफा बच गया, तो न्यूटन मीटर आंसर आ गया। ठीक है जी। कार्नोट इंजन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, जो कार्नोट इंजन है आखिरी चैप्टर में, उसका जो साइकिल होता है कार्नोट इंजन का, उसके 4 स्टेप्स होते हैं, याद कर लें। सही है, ये भी याद करने वाली बात है, 4 स्टेप्स होते हैं उसके। ठीक है जी, इसी के साथ जो है ये पेपर हो गया। इस 2019 में जो है ना वो 2 पेपर थे, अगर आप जाके देखेंगे। लेकिन अच्छा, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो यार 2 पेपर है, मैं ज्यादा एमसीक्यूज हो जाएंगे। वो जब जाके देखा तो एग्जैक्टली जो है ना, वो जो ये फॉर ऑल सेशन लिखा है वो लिखा हुआ था 2014 से 16 वालों के लिए, सेशन 2014 टू 16। तो वो भी एग्जैक्टली सेम पेपर था, पता नहीं उन्होंने क्यों 2 पेपर दिए हुए, अलग से पेपर दिया था, मे बी के सब्जेक्टिव चेंज हो। ऑब्जेक्टिव पेपर उनका भी बिल्कुल सेम था। तो ये 2019 का पेपर मैं डिस्कस कर लिया है। अभी मैं जो है ना आपसे इजाजत चाहता हूँ। मजीद भी मेरी अभी कोशिश होगी कि मैं लाहौर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके भी जो है मैं पेपर सॉल्व करके और उनकी भी वीडियोस बनाऊं, आपको समझाऊं, ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के एमसीक्यूज में आपको समझाऊं, सो दैट कि आप जो है वो 20 की 20, ओ सॉरी 17 की 17 एमसीक्यूज ठीक करके आए। ठीक है जी, अभी इजाजत दें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।